तो जिसको माँ कहा है उसका वध क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण तो गाय का दूध है, उसे अमृत के समान माना गया है। गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो जो सड़कों पे गायें वैसे घूमती हैं, तो उन गायों के लिए आप लोग कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं? गाय पशु नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, गाय तो भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो 27 जुलाई की ही तिथि क्यों तय की है? उस दिन कुछ खास है? सरकार से ये चाहते हैं, जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में गौ माता भी राष्ट्र माता बने। माँ का पद खाली है ना। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी से, जिनका जीवन गौ सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहा है। आजकल देश भर में एक मुहिम चलाई जा रही है, गौ सेवा को लेकर एक अभियान चलाई जा रही है। तो आइए स्वामी जी से पूछते हैं कि क्या है ये अभियान और इसका उद्देश्य क्या है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, इस अभियान के बारे में बताएं हमें कुछ। जी, आजकल हम लोग जहाँ जा रहे हैं, भारत के 36 के 36 प्रांतों में गौ सम्मान आह्वान अभियान की खूब चर्चा है और हर व्यक्ति यह चाहता है कि गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में गाय माता बसती है, जिनकी परंपराओं में गाय माता है, जिनकी जीवन शैली में गाय माता है, और वो चाहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी जीवन शैली सुरक्षित रहें। इसके लिए वो गाय को बचाना चाहते हैं, गाय की अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, गाय को सम्मान देना चाहते हैं। इसीलिए ये एक गौ सम्मान आह्वान अभियान भारत के सभी गौ सेवकों ने और मूर्धन्य साधु संतों ने मिलकर के चला रखा है। जी, कब से ये अभियान चलाई जा रही है और तो कहाँ चलाई जा रही है? इस अभियान की प्रारंभिक जो शुरुआत हुई है उसको लगभग 7 महीने हुए हैं। 7 महीने पहले वृंदावन की धरती से ये अभियान प्रारंभ हुआ था और अब तो ये करीब करीब पूरे भारत में फैल चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर के कांडला तक भारत का कोई प्रांत बचा नहीं है जहां इस अभियान की गूंज ना हो। जी, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो कृषि का मूल आधार है, भारत की जो अर्थव्यवस्था की बौन है, उसको बचाने के लिए उसकी सुव्यवस्थित तरीके से सेवा हो, उसकी सेफ्टी हो और उसको सम्मान मिले, जिससे भारत का सम्मान बढ़े। हम लोग सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्वगुरु था, भारत सारे विश्व को निर्देश दिया करता था, भारत दक्षिण से लेकर के, श्रीलंका से लेकर के हिंदुकुश की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। लेकिन आज भारत की जो विखंडता हुई है, भारत का जो गुरुत्व है वो कहीं कम हुआ है। जहाँ पर हम कभी माना करते थे कि भारत से निकला हुआ एक आविष्कार पूरे विश्व को अपनी दिशा देता था, लेकिन कहीं देखा जाए तो आज भारत नई चीज़ों के लिए दूसरी तरफ देख रहा है। एक छोटा सा विषय हम समझे कि जिस समय दुनिया में साइकिल नहीं बनी थी, उस समय भारत के आकाश में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। जिस समय दुनिया में पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक सोडियम नहीं थी, उस समय भारत में आचार्य सुश्रुत ऑपरेशन कर दिया करते थे। जिस समय दुनिया के लोगों को 9 से आगे गिनती नहीं आती थी, उस समय भारत में पाइथागोरस प्रमेय, जिसको वैदिक गणित कहा जाता है, और शून्य का आविष्कार हो चुका था। तो एक उन्नत भारत का मूल आधार थी गाय। गाय के आधार पर जीवन शैली थी। प्राचीन काल में एक व्यक्ति पर 100 गाय हुआ करती थी। फिर वो उपेक्षा का शिकार हुआ, मुगल सल्तनत आई, ब्रिटिश सल्तनत आई। परिणाम ये हुआ कि देश को आज़ाद होते होते प्रति व्यक्ति गाय की संख्या रह गई 10, और आज देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं और स्थिति हो गई कि प्रति व्यक्ति गाय की संख्या जो आज़ादी के समय 10 थी, उसके उलट आज 14 लोगों पर सिर्फ एक गाय बची है। और उससे ये दिखाई देता है कि प्रतिदिन कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति रसातल की तरफ जा रही है। भारत को, भारतीय संस्कृति को बचाना है तो गाय को बचाना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे साधु संतों ने, जो देश के शुभ चिंतक हैं, उन लोगों ने गौ को सम्मान, सेवा और सुरक्षा दिलाने के लिए ही गौ सम्मान आह्वान अभियान प्रारंभ किया है।
स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके इस अभियान का उद्देश्य क्या है और मुख्य बिंदु क्या हैं? क्या चाहते हैं आप इस अभियान के माध्यम से, क्या करना चाहते हैं आप? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अभियान हमारा नहीं है। ये अभियान संपूर्ण भारत के उन सब लोगों का है जिनकी भारत में आस्था है। ये किसी व्यक्ति का या संगठन का अभियान नहीं है और इस अभियान के माध्यम से देश के सारे गौ सेवक और साधु संत 2 चीज़ें चाहते हैं। एक तो इस अभियान के माध्यम से जन जागरण हो और लोग गाय माता के प्रति अवेयरनेस लाएँ, खुद गौ की सेवा में लगे। साथ ही साथ क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज़ कानून से नियंत्रित होती है, इसलिए गौ की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर के भी एक कानून बनाया जाए। जैसे मनुष्य के लिए कानून है कि उसको खाद्य सुरक्षा नीति सरकार की तरफ से बनाई हुई है कि गेहूँ है, चावल है, उसका एक लिमिटेड मूल्य वृद्धि हो सकती है। 30 रुपए किलो का गेहूँ 40 रुपए किलो तक में बिक सकता है, लेकिन 400 रुपए किलो में नहीं बेच सकते। अगर ऐसा कोई करता तो उसको दंड मिलता है। लेकिन गाय का भूसा जब प्रोडक्ट होता है, निकलता है, 3 रुपए किलो होता है, 3 महीने बाद वो 12 रुपए किलो में बिकता है। तो इस प्रकार कोई कानून नहीं होने से गाय माता के विषय को लेकर के बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इसके अलावा जिस गाय को भारत ने सदा से ही माँ कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः कहा है, तो जिसको माँ कहा है उसका वध क्यों? वध तो पशुओं का होता है और हमारी संस्कृति में पशु जैसी कोई बात गाय को लेकर के रही नहीं। तो जो भारत में हजारों की संख्या में गोवंश का प्रतिदिन वध हो रहा है, अवैध तस्करी हो रही है, पॉलीथीन खा करके प्राण त्याग रही है, भूख से प्राण त्याग रही है, सड़कों पर निराश्रित विचरण करने से एक्सीडेंट होकर के प्राण त्याग रही है, और ये सब जो चीज़ें हैं ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम शासन से 3 प्रकार के कानून चाहते हैं। पहले, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दूसरा, संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे के पूरे भारत में एक समान कानून बने गो हत्या प्रतिबंध को लेकर के। जब देश एक है, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा भी सुन रहे हैं, एक देश एक निशान एक विधान की चर्चा भी सुन रहे हैं, तो इस समय भारत के 36 राज्यों में से 16 राज्यों में कानून अलग हैं, 13 राज्यों में कानून अलग हैं और 7 राज्यों में तो गोरक्षा को लेकर के कोई कानून है ही नहीं। तो इस विसंगति को दूर करके सरकार एक केंद्रीय कानून लागू करे जिससे गाय माता की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने भी पढ़ा है और सुना है कि गाय हमारी माता है, और आते जाते मैं भी देखती हूँ सड़कों पर गाय ऐसी ही भटक रही हैं। तो आप लोगों ने ये अभियान चलाया है जो कि बहुत सराहनीय है। इस बारे में आप आम लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार कानून बना देगी, लेकिन उसको अप्लाई करने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चोर चोरी नहीं करे इसलिए सरकारी कानून है, लेकिन समाज को ध्यान तो रखना पड़ेगा, सुरक्षा तो रखनी ही पड़ेगी। तो उसी प्रकार सरकार कानून बनाए और समाज उसके प्रति सजग रहे और उसकी ठीक से अनुपालना हो। वो नहीं होगी तो बात बन नहीं सकती। तो गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान में शासन और समाज दोनों की समानांतर भूमिका रहे। अकेला समाज भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोकतंत्र है, और अकेला शासन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अध्यात्म का और संस्कृति का विषय भी है। तो जो सड़कों पे गायें वैसे घूमती हैं, तो उन उन गायों के लिए आप लोग कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में तो कई संस्थाएं गौशालाएं चला रही है, संचालित कर रही है, लेकिन संस्थाओं के पास भूमि की अनुपलब्धता, अर्थ की अनुरूपता, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अगर सरकार जो समर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में भारत में जो सरकार है वो बहुत सामर्थ्य रखती है, वो अमेरिका को तक मात देने की ताकत रखती है। ऐसी सरकार अगर एक योजना बना ले कि हम हर जिला हेडक्वार्टर पर एक गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, जैसे शेरों के लिए अभ्यारण्य है, हिरणों के लिए अभ्यारण्य है, तो उसी प्रकार हर जिला स्तर पर एक गौ अभ्यारण्य अथवा एक बड़ी गौशाला बने, जहाँ पर जो निराश्रित गोवंश सड़कों पर घूम रहा है उन गोवंश को वहाँ पर स्थापित करे और उनको बोझ न बनाए। उनके गोबर गोमूत्र का कोई न कोई अच्छा उपयोग हो। जैसे अभी विश्व स्तर पर गैस की किल्लत चल रही है, अगर सीबीजी प्लांट लगा दिया जाए, कंप्रेस्ड बायोगैस, जो गोबर से बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है, और उसकी स्लरी को खाद के रूप में उपयोग किया जाए, तो किसानों के लिए भी एक चीज़ होगी, लोगों के लिए भी एक चीज़ होगी। गोमूत्र से बहुत सारी मेडिसिन तैयार हो रही है, जो साफ़ सफाई के सैनिटरी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बन रही है,
पैंट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन गौशालाओं में लागू की जाए कि गाय की सेवा हो, उसके गोबर गोमूत्र का सदुपयोग हो, ताकि वो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में भी मदद करे और गाय भी सुखी हो, उनको सड़क पर पॉलीथीन नहीं खानी पड़े, रास्ते जाम नहीं हो, लोगों को दुर्घटना का भय नहीं हो। तो इस प्रकार से सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो सरकारी भूमि पर, वन भूमि है, गोचर की बहुत सारी भूमियाँ भारत में पड़ी है जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनको खाली करवाए सरकार और वहाँ पर इस प्रकार की गौशाला या गौ अभयारण्य की स्थापना करे। और सबसे महत्वपूर्ण तो गाय का दूध है, उसे अमृत के समान माना गया है और बच्चे गाय का दूध पीकर ही बड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य की भी कामना की जा रही है, स्वस्थ बच्चों के कामना की जा रही है। तो स्वामी जी, गाय को लेकर आप लोगों के अंदर इतना समर्पण कैसे आया? ऐसा क्या मोड़ था जब इस मुहिम को लेकर आप चाहे कि हम आगे बढ़ते हैं? गाय ही क्यों? देखिए, हमारे ऋषियों ने उसको माँ कहा है तो कुछ तो होगा। माँ एक ऐसी होती है जो अपने बालक को सभी प्रकार से सुरक्षित करती है, रोगों से रक्षा करती है, कुपोषण से रक्षा करती है, दुश्मनों से रक्षा करती है, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है। तो हम लोगों ने बहुत इसका सूक्ष्म अध्ययन किया है, तो पाया है कि वर्तमान समय में विश्व को प्रदूषण से, युद्ध से, कुपोषण से, वायरस से बचाने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो गाय ही है। आज अगर भारत सुरक्षित है, देखिए दुश्मन तो भारत के भी हैं, लेकिन भारत पर आक्रमण नहीं हो रहे, पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है, आए दिन युद्धों की आप जो घटनाएं सुन रहे हैं, लेकिन भारत में गौ शक्ति होने का ऐसा एक दिव्य प्रभाव है जिसके कारण भारत अभी शांत है और यहाँ के लोगों में जो दया प्रेम का भाव है, जो आपने कहा ना कि गाय का दूध, वो उस दूध का प्रभाव है, क्योंकि विश्व में गाय का दूध ही एक ऐसा शक्तिशाली सात्विक आहार है जो व्यक्ति के विचारों को शुद्ध बनाए रखता है। इसलिए हमने सरकार से इस अभियान के जरिए एक मांग भी की है कि आप जो मिड डे मील देते हो बच्चों को, उसमें जो भोजन देते हो वो भोजन ज़्यादा ठीक नहीं होता है। आप क्यों नहीं जो देसी गाय है, जो वेद लक्षण गाय है, गाय का मतलब भी हम जर्सी को गाय की श्रेणी में नहीं रखते, वो एक विदेशी वर्णसंकर आर्टिफिशियल एनिमल है जो वैज्ञानिकों ने छेड़छाड़ करके जेनेटिक सिस्टम करके बनाया हुआ है। जो भारत का मूल गोवंश है उसके दूध को गवर्नमेंट ने भी अलग किया है। कई लोग कहते हैं गाय गाय में भेद क्यों, हम क्या करें? साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जर्सी का दूध A1 मिल्क है, देसी का दूध A2 मिल्क है और इसके कंटेंट ऐसे हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। जर्सी का दूध सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म जैसी बीमारियों को जन्म देने का काम करता है, जबकि गाय का दूध प्रोटेक्शन का काम करता है। तो क्यों नहीं देसी गाय की गौशालाओं का दूध सरकार ले और उनको फैक्ट्रीज में पाउडर बना करके मिड डे मील में स्कूली बच्चों को वो मिल्क पाउडर सप्लाई करे, जिससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। हर बच्चे को गाय का दूध मिलना चाहिए, बड़ों को मिले न मिले, लेकिन बच्चे भारत का भविष्य है, तो उनको कम से कम गाय का दूध मिले, ये सरकार सुनिश्चित करे। जैसे कान्हा जी, कृष्णा जी, उन्होंने गौ की बात हमेशा की है, गौ उनके प्रिय पशु में हमेशा रहा है। तो मथुरा वृंदावन में जब भी गुजरो या जाओ तो वहाँ पर सड़कों पे सबसे ज़्यादा गाय दिखती हैं। हालांकि वहाँ आपके जैसे संत गुरु काफ़ी लोग हैं वहाँ, बट मथुरा वृंदावन में ऐसी दशा क्यों है? देखिए, यहाँ तो एक तो मैं आपकी बात को काटूंगा कि आपने कहा है कि गाय कन्हैया को बहुत प्रिय पशु है। नहीं, गाय पशु है ही नहीं। ये तो मैकाले शिक्षा पद्धति ने हमको सिखाया कि काउ इज़ एन यूजफुल एनिमल। गाय पशु नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, गाय तो भारतीय संस्कृति का प्राण है। गाय जानवर नहीं, गाय सनातन संस्कृति की जान है। वो कन्हैया ने अपने पिता को एक बार बातचीत में कहा कि गाय हमारी देवता है, गावः अस्मद देवत, गाय हमारी देवता है। उन्होंने तो अपनी भगवान माना है, इसलिए गाय जूते नहीं पहनती थी तो कन्हैया ने भी बिना जूता पहने नंगे पांव गाय को चराया है। रही बात वृंदावन में आपको सड़कों पर गाय माता दिखती है, तो असल में वृंदावन तो गाय की ही भूमि है। आदमी जबरदस्ती घुस गए हैं, वहाँ तो गाय ही होनी चाहिए थी, मनुष्य नहीं होने चाहिए थे, गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए थी, ट्रैफिक नहीं होने चाहिए था। वृंदावन का असली स्वरूप तो शुद्ध चित्त के भक्त
और गाय माता ही वहाँ का प्राणधन है। अब टूरिस्ट घुस गए इसलिए लोगों को लग रहा है कि सड़कों पर गाय है, वहाँ सड़कें नहीं, वो तो ब्रज भूमि गाय की ही भूमि है। ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि वहाँ मानवीय हलचल ज़्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार उन गोवंश के लिए कोई उचित व्यवस्था करे। हालांकि समाज ने तो की है, वहाँ पर कई साधु संतों ने अपने अपने स्तर पर गौशालाएं खोली है, लेकिन फिर भी जो निराश्रित गोवंश है उसके लिए शासन को भी एक नीति बनानी चाहिए कि इस प्रकार गौ का सड़कों पर अनादर न हो, उसके लिए कोई न कोई गो आवास की व्यवस्था करे और वहाँ पर गौ माताएं सुखपूर्वक रह सकें। जी, तो कुछ जो गौवध की बात आपने की, तो गाय को लेकर व्यवसाय भी हो रहा है, तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ संस्कृति का मूल तत्व हो उसको न बचाएंगे तो संस्कृति नहीं बचेगी। इस समय हम लोग पूजा पाठ, जप तप, व्रत और विकास की जो चर्चाएं कर रहे हैं देश में, चाहे मंदिर बनाने की बात करें, चाहे हवन करने की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, ये सब फूल पत्तियों को पानी पिलाने की बात है। जब तक जड़ को पानी नहीं पिलाओगे, न फूल काम के हैं न पत्तियां काम के, सब कुछ मुरझा जाएगा। गाय हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी आध्यात्म की, हमारी परंपराओं की, हमारी आरोग्य की धूरी रही है। तो गौ का चिंतन न करके उसका वध होता रहे और हम दूसरा चिंतन करेंगे तो आने वाले समय में भारत बचेगा नहीं। एक कटु सत्य है कि सिंध और बंगाल के लोगों ने गौ का चिंतन नहीं किया, वहाँ पर गौ कटती रही, वहाँ की डेमोग्राफी बदली, वहाँ ऐसे लोग खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि हमें भारतीयों के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो गौ का वध भारत को तक तोड़ने की शक्ति रखता है। इतिहास उठा के देखेंगे तो रावण ने यही आदेश दिया कि हमें अगर भारतीय सभ्यता को नष्ट करना है तो गाय को नष्ट करो। जेहि जेहि नगर धैनु द्विज पाई, गांव नगर तेहि आग लगाई, जहां जहां गाय दिखे वहां आग लगा दो। यही बात हिरण्यकश्यप ने भी कही, यही बात हिरण्याक्ष ने भी कही। तो जितने भी भारतीय संस्कृति विरोधी तत्व हैं वो सबसे पहले गाय पर आक्रमण करते हैं। हमको समझना होगा कि हमें अपने आप को बचाना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपनी परंपराओं को बचाना है, तो गाय को बचाना ही पड़ेगा। ये जो गोवध हो रहा है इसको तो दफा 302 की तरह सरकार को लेना चाहिए कि मानव हत्या और गौ हत्या समान है। अगर कोई भारत में गौ हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसा कठोर कारावास की व्यवस्था होनी ही चाहिए, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। महापुरुषों ने तो इतना तक कहा है कि जब तक भारत की भूमि पर गौ के रक्त की एक बूंद भी गिरेगी तब तक भारत में शांति और सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता है। मुगल काल और ब्रिटिश हुकूमत के समय जितना गोवध भारत में नहीं होता था उतना आजकल गुप्त रूप से, प्रकट रूप से गोवध भारत में हो रहा है। केरल, बंगाल, नागालैंड जैसी जगह पर खुलेआम गोवध हो रहा है, अन्य राज्यों में छुपे हुए आड़ में गोवध हो रहा है, लेकिन बड़ी मात्रा में गोवध हो रहा है। जो गौ की संख्या घट रही है वो भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए गोवध तो बंद शासन को कानून की कलम से करना ही होगा। जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो मुहिम चल रही है, तो क्या इसमें आप जैसे संत ही शामिल हैं या कोई और लोग भी हैं जो जुड़े हैं आपसे? देखिए, इस मुहिम की सुंदरता इसी बात में है कि ये मुहिम किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी कोई कैंपेन चलता है, जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो कोई अध्यक्ष होता है, कोई एक संस्था बनाई जाती है, ये प्रमुख है, इनके नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन अब की बार संतों ने और गोभक्तों ने मिलकर कहा कि व्यक्तिवाद विकार और विद्रोह का कारण बन जाता है अंत में। इसलिए इस संपूर्ण अभियान में अध्यक्ष गाय का पुत्र नंदी रहेगा, संरक्षक गाय माता रहेगी, बाकी सारे साधु संत, विद्वान, वैज्ञानिक, लॉयर, ये सब इसमें सेवा के रूप में काम करेंगे। इसमें केवल साधु संत नहीं है, इसमें साइंटिस्ट भी शामिल है, कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर शामिल है, सेलिब्रिटी शामिल है, फिल्म जगत के कई लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं, खेल जगत के, क्रिकेट जगत के कई लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। अच्छे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, आशुतोष राणा जी, प्रकाश जी झा, अभी हाल ही में जो केरला 2 फिल्म जो रिलीज हुई उसकी उल्का गुप्ता, कई लोग इस मूवमेंट में शामिल हो चुके हैं। तो ये मूवमेंट केवल संतों का नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का मूवमेंट हो चुका है। यहाँ तक कि जब इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जम्मू कश्मीर पहुँचे तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने का वचन दिया है कि ये कोई धर्म का विषय नहीं, ये तो भारत का विषय है, हम लोग करेंगे।
भोपाल के कई मुसलमान खुल कर के सामने आए हैं कि बिल्कुल ये तो भारतीयता की बात है, गाय तो सबको दूध देती है, किसी एक वो दूध देते समय ये नहीं सोचती कि ये हिंदू या मुस्लिम है, ये तो सबका विषय है, इसलिए इसमें सब शामिल हैं। तो जैसे कि मैं आपसे पहले बात कर रही थी, तो आपने कहा कि इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए। नहीं, हमने एक बात पहले की कि ये पशु है ही नहीं, तो पशु का दर्जा नहीं, ये माँ है, तो राष्ट्र माता का इसको गौरवमयी स्थान प्राप्त होना चाहिए। आप चाहते हैं कि गौ को राष्ट्र माता का नाम दें? सरकार से ये चाहते हैं, जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया है, राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रगान है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में गौ माता भी राष्ट्र माता बने। माँ का पद खाली है ना, सारे के सारे पद भरे हुए हैं, लेकिन माँ का पद खाली है, और माँ के बिना तो सब कुछ अनाथ होता है। जिस दिन गाय माता को राष्ट्र माता बना दिया, समझ लो कि भारत पुनः उस गौरव को प्राप्त करेगा जिस गौरव पर वैदिक काल में था। भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा, भारत अखंड भी बनेगा, सारे सपने पूरे होंगे अगर गाय माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो। स्वामी जी, ये जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या है? हाँ, पहले तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये अभियान हम लोग नहीं चला रहे हैं, ये अभियान पूरा भारतवर्ष चला रहा है। हर भारत का बेटा बेटी इस अभियान को चला रहा है, चाहे वो साधु संत हैं, चाहे गृहस्थ हैं, सब चला रहे हैं। और आपने रूपरेखा की बात कही है, तो अभियान की रूपरेखा संत महापुरुषों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने और लॉयर्स ने मिलकर एक बड़ी सुंदर योजना तैयार की है। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत सारी योजनाएं देखी, लेकिन इतनी सुंदर और इतनी सुव्यवस्थित योजना मैंने पहली बार देखी है। सबसे पहले तो इस अभियान को बिल्कुल अहिंसक और शांतिपूर्ण रखा है। यहाँ तक कि आप व्यक्तिगत या सोशल मीडिया पर किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी शासन के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बाध्यता की है। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण और सात्विक रास्ते से आगे बढ़ना है। क्योंकि माँ है ना, तो गाय का बेटा तो पूरा देश है, तो अगर नुकसान पहुंचा के काम करेंगे तो गाय माता को दुख पहुंचेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य गाय माता को सुखी करना है, तो फिर गाय माता को दुख पहुंचाना उचित नहीं है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब तक 6 महीनों में गांव-गांव जाकर के इस अभियान को लेकर के चर्चा की है। ये अभियान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया, कोई विशेष प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, लेकिन धरातल पर ये इतना गहरा जा चुका है कि भारत का गौ सेवा को लेकर के ये पहला मूवमेंट है जो भारत के 36 प्रांत, सामान्य तौर पर दक्षिण और पूर्वांचल के राज्यों में इस प्रकार के मूवमेंट नहीं खड़े होते, लेकिन अब की बार सभी राज्यों में यह मूवमेंट बहुत अच्छे से खड़ा हो चुका है। इसमें सबसे पहला क्रम 27 अप्रैल 2026 को पहला प्रार्थना पत्र देने का रखा है। 6 महीने में जो तैयारी हुई है, भारत के 36 प्रांतों के 790 जिले और 790 जिलों की करीब 5400 तहसीलें हैं। 5400 तहसीलों से ये प्रार्थना प्रारंभ होगी। पहले अटेम्प्ट में सारे साधु संत मिलकर के करीब 5400 संत इसमें आगे रहेंगे, और उस तहसील के कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं तो 1.25 लाख लोग प्रार्थना पत्र लेकर के जाएंगे। 5-5 लाख सिग्नेचर एक एक तहसील में हो चुके हैं, ऐसी भी स्थिति है। तो हाथी के ऊपर सारे सिग्नेचर सीट और प्रार्थना पत्र रख करके 27 अप्रैल को पूरे देश की हर तहसील से लोग जाएंगे और प्रार्थना पत्र देंगे कि ये प्रार्थना पत्र 4 लोगों के नाम पर होंगे। भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत प्रत्येक राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, 4 जनों को ये प्रार्थना पत्र जाएगा, हर जगह से जाएगा। 5400 तहसीलों से प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र में मूल भाव यही कि वर्तमान सरकार ने खूब उत्तम कार्य किए हैं, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर के निर्माण की महत्वपूर्ण जो कार्यशैली है वो हमने देखी ही है, और भी विकास के कई नए पायदान रचे हैं, लेकिन गाय माता का कार्य अधूरा है। इस कार्य के लिए हम आपके सामने प्रार्थना लेकर आए हैं। हमारी कंप्लेन नहीं है, न शिकायत है, न ज्ञापन है, न कोई उग्र आंदोलन है। हमारा एक ही भाव है कि हम विनयपूर्वक प्रार्थना आपके सन्मुख लेकर के आए हैं। हम तो सनातनी हैं, राजा को भगवान का प्रतिनिधि मान के चलते हैं, और
भगवान के प्रतिनिधि के सामने हम प्रजागण एक प्रार्थना लेके आए हैं कि स्वतंत्रता के 78 वर्षों से जो कार्य अपूर्ण है उस कार्य को आप पूर्ण कीजिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, संपूर्ण भारत में गोवध पर प्रतिबंध लगाइए और गौ सेवा को लेकर के कोई केंद्रीय कानून, केंद्रीय नीति निर्धारित कर दीजिए जिससे गाय माता सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सम्मानित रहे। यह पहला प्रार्थना पत्र देंगे 27 अप्रैल 2026 को। उसके बाद 90 दिन तक सरकार से चर्चा चलेगी। लॉयर, कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो गो विषय में बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने गोबर, गौमूत्र और दूध पर अनुसंधान करके ये प्रमाणित किया है कि इनके बिना भारत का भविष्य नहीं चलना है, और कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने वेदों उपनिषदों में गाय की महत्ता को समझा है, वो सरकार के साथ बैठेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे कि दिक्कत क्या आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग मिलकर के सॉल्व करते हैं। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि भाई ये राज्यों का विषय है, जब संविधान बना था उस समय इसको राज्यों का विषय बना दिया गया, तो इसको केंद्र कैसे करेगा। तो जैसे टैक्स का विषय राज्यों का विषय था, लेकिन कई राज्यों में टैक्सेज में पद्धति ठीक नहीं थी। केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, इससे देश को नुकसान हो रहा है, तो केंद्र ने बहुत सुंदर योजना बना करके जीएसटी लागू करके टैक्सेस को केंद्रीकृत कर लिया। बस वैसे ही इसको भी केंद्रीकृत कर ले। एक बात और आती है कि ये संविधान का विषय है, तो असल में देखा जाए तो संविधान का आर्टिकल 48 इस बात की इजाज़त देता है कि गाय पर सरकार इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। और अगर कोई थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ा तो देश की स्वतंत्रता के बाद 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेके अब तक 100 से अधिक बार संविधान संशोधित हुआ है। और इस विषय पर संविधान का संशोधन करने अगर सरकार बैठेगी तो किसी और राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं उनकी भी इस समय हिम्मत ऐसी नहीं कि इस विषय का विरोध करें, क्योंकि गौ माता के काम का विरोध करने का अर्थ किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि ये जन जन का विषय है। हर भारतीय चाहता है कि भारत में गौवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए सारी चर्चाएं होगी। 90 दिन में बात बनी तो ठीक, नहीं तो 27 जुलाई को दोबारा याद दिलाने के लिए भारत के 790 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पुनः प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 90 दिन तक पूर्ववत चर्चा चलेगी और फिर भी बात नहीं बनी तो फिर 27 अक्टूबर को भारत के 36 ही प्रांतों की राजधानी स्टेट कैपिटल पर जा करके और फिर प्रार्थना पत्र देंगे। जैसे एक व्यक्ति को बुखार आता है, पास के क्लिनिक से टैबलेट लाता है, 3 दिन में ठीक नहीं हो तो फिर बड़े हॉस्पिटल जाता है, फिर ठीक नहीं हो तो एम्स संभालता है, वैसे ही हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे और राज्य पर जा करके प्रार्थना पत्र देंगे। तब तक 180 दिन हो चुके होंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि 3 महीना और ले लीजिए आप, 9 महीने में तो कोई न कोई कार्य निश्चय होना ही चाहिए। और तब तक 26 जनवरी आ चुकी होगी। उस दिन देश के राष्ट्रपति महोदय अपना उद्बोधन देते हैं, उसमें कोई न कोई चीज़ स्पष्ट होगी। तो 27 जुलाई की ही तिथि क्यों तय की है? उस दिन कुछ खास है या? 27 अप्रैल, 27 जुलाई और 27 अक्टूबर और 27 फरवरी ये तिथि इसलिए तय किया। आपने बहुत सुंदर सवाल किया, इस विषय पर खूब मंथन हुआ। 27 अप्रैल को वर्किंग डे है, ऑफिसेस खुले रहेंगे। 27 अप्रैल को कोई भी त्यौहार नहीं है, लोग फ्री रहेंगे। 27 अप्रैल को कोई बहुत बड़ा वैवाहिक लग्न नहीं है, लोग फ्री रहेंगे। ज्योतिष की गणित ये कहती है कि 27 अप्रैल के अंक ऐसे बैठ रहे हैं कि अगर निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कोई काम प्रारंभ किया जाए तो वो सफल होता है। और इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई संस्था होती, कोई व्यक्ति होता तो उसका स्वार्थ होता। भाई संस्था होती, उसका अपना एजेंडा होता है, छुपा हुआ एजेंडा होता है। लेकिन यहाँ कोई संस्था नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो स्वार्थ का कोई विषय नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से यह कार्य प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। और इसके साथ साथ एक बात और विशेष है कि 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है। उस दिन का अपने आप में बहुत महत्व है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके 27 अप्रैल से ही यह कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि देश भर में ये मुहिम चलाई जा रही है और चलाई जाएंगी, आगे इसको लेकर आप बढ़ना चाहते हैं, तो एक मुहिम को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। तो वो सहायता राशि आप कहाँ से और कैसे अरेंज कर रहे हैं? वैसे सारे सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम इस प्रश्न के उत्तर में आपसे पूछना चाहते हैं। आपकी बिटिया है या होगी? है। आप उसका विवाह करेंगे तो उसके लिए फंड कहाँ से जुटाएंगे आप? रसीद बुक लेकर के डोनेशन लेने जाएंगे? नहीं, हम उस जिम्मेदारी है मेरी, कर्तव्य है मेरा, और
धीरे धीरे करके वो भी निर्वाह करेंगे। आप जो कार्ड बांटेंगे, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड, वो कौन प्रिंट करवाएगा? आप ही करवाएंगे, क्योंकि वो आपकी बेटी है, इसलिए आप उसके लिए इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे। उस विवाह का सारा खर्च आप वहन करेंगे। जब हम अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं तो जिस गाय को माँ कहते हैं उसके लिए हम क्यों नहीं करेंगे? और क्योंकि गाय संपूर्ण भारत की माँ है, इसलिए हर भारतवासी इसमें बिना कुछ किए अपने आप लगेगा। इसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्पष्ट दिख रहा है। जब प्रारंभ में ये बात आई कि डोनेशन कैसे होगा, संस्था नहीं बनेगी, तो संतों ने कहा कि माँ के लिए डोनेशन मांगने की क्या आवश्यकता है, ये तो अपने आप होगा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या होगा, लेकिन हो रहा है। अब तक करोड़ों पत्रक इस मुहिम को लेकर के प्रिंट हो चुके हैं। आज हमने पश्चिमी बंगाल में, बंगाल जो बदनाम है इस विषय को लेकर कि वहाँ गाय की बात करना ही बड़ा मुश्किल होता है, आज हमने एक रिपोर्ट देखी है कि पश्चिमी बंगाल में लोगों ने अपनी अपनी दुकानों पर अपनी अपनी इच्छा से 20x10 के होल्डिंग लगा दिए गौ सम्मान आह्वान अभियान के। जो सिंगर एक एक भजन गाने का 5-5 लाख रुपए लेते हैं, वो सिंगर खुद भजन बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्तर पर वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो किसी ने अपनी गाड़ियों को चारों तरफ से पोत दिया है गौ सम्मान आह्वान अभियान से। यहाँ तक कि हमने देखा है कि झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में और गोवा में तो लाखों माताओं ने अपने हाथ पर गौ सम्मान आह्वान अभियान की मेहंदी लिख करके रील्स बनाई है। तो इस प्रकार समाज ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी माँ का काम है तो हम करेंगे, इसलिए कहीं पर भी इसके लिए फंड की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और एक बहुत सुंदर बात ये सामने आई कि जब बात ये चली कि मान लो सरकार 26 जनवरी तक भी नहीं मानी, किसी कारण से नहीं कर पाई, तो आप आगे क्या करेंगे? क्या प्रार्थना पत्र देते ही रहेंगे? तो फिर ये तय किया कि नहीं, फिर ऐसे प्रार्थना पत्र नहीं देंगे, फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। 30,000 लोग दिल्ली जाएंगे, 7 दिन बैठेंगे, फिर नए 30,000 लोग आएंगे। पहले एक डिस्ट्रिक्ट से 1,000 लोग पहुंचेंगे, 30 जिलों से 30,000 लोग आएंगे, 7 दिन बाद नए 30,000 लोग आएंगे, पुराने चले जाएंगे। ऐसे बदल बदल के बैठते हैं तो 790 डिस्ट्रिक्ट है। ऐसी स्थिति में वहाँ 6 महीने तक 30,000 लोग दिल्ली बैठेंगे। तो प्रश्न उठा कि एक प्लेट भोजन 50 रुपये से नीचे नहीं मिल सकता, साधारण दाल चावल भी खाए तो 30 लाख रुपए रोज के कहाँ से आएंगे? तब दिल्ली की कुछ माताओं से संपर्क किया। माताओं ने कहा हम लोग डोर टू डोर जा करके पंजीकृत करेंगे, 5 लोगों का भोजन बनता है तो 6 का बनेगा, और हम 30,000 टिफिन सुबह भेजेंगे, 30,000 टिफिन शाम को भेजेंगे। देश भर के गौ सेवक अगर गाय माता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उनको दिल्ली में भूखे नहीं बैठने देंगे। तो इतना बड़ा खर्च भी समाज अपने आप उठाने के लिए तैयार है। तो कहीं धन की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर धन संचय का विषय ही क्यों? स्वामी जी, जो आपकी योजना है दिल्ली तक आने की, आप दिल्ली आने के बाद आपके क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या योजना होगी, आप इसको कैसे कार्यान्वित करेंगे? कृपया इस पर प्रकाश डालें। जब सारे लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो असल में ये सात्विक अभियान है, उग्र आंदोलन है नहीं, इसलिए कहीं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने जैसी स्थिति नहीं है। इसमें जितने लोग आएंगे सब बैठेंगे और बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। कोई माइक से वहाँ भाषण भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखने में आता है कि अगर हम वहाँ माइक रख लें, लोगों के भाषण शुरू कराएं तो कोई विरोधी भाषा बोल सकता है, उग्रवाद की भाषा बोल सकता है, जिससे देश को हानि हो सकती है। हम न सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, न समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, न भारत की किसी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से भगवान का संकीर्तन करते हुए सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि आप राजा हैं, हम प्रजा हैं और हम आपके पुत्र के समान हैं। एक पुत्र पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? हम हमारे हृदय की मांग आपके सामने रखते हैं कि गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि भारत में गोवध पर प्रतिबंध लगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और केंद्रीय कानून बने। बस यही चिट्ठियाँ लोग लिखेंगे। एक व्यक्ति 10 चिट्ठी भी प्रतिदिन लिखता है तो 30,000 लोग का मतलब 3 लाख चिट्ठी होती है। 3 लाख चिट्ठी आदर के साथ प्रतिदिन सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी और ये क्रम 6 महीने तक चलता रहेगा। 6 महीने बाद भी समाधान नहीं हुआ तो फिर हम आश्रय लेंगे धर्म ग्रंथों का, कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हम अपने से बड़ों से जब बात नहीं मनवा पाए तो तप का आश्रय लेना चाहिए। जैसे भगवान की कोई बात, भगवान भी बात नहीं सुने तो हम तप करते हैं ना, व्रत करते हैं, तो फिर लोग व्रत करेंगे।
गंगा जल पी करके स्टेप बाई, जैसे 10 लोग आज बैठ गए वो व्रत कर रहे हैं, फिर वो उठ गए 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 9 दिन बाद, फिर उनकी जगह दूसरे लोग आकर के बैठ गए। तो ऐसे केवल गंगा जल पी करके और व्रत करते हुए सरकार से सतत प्रार्थना करते रहेंगे, और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक गाय माता को न्याय नहीं मिल जाता। जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपकी इस मुहिम से कोई राजनीतिक दल भी जुड़ा हुआ है? नहीं, ये मुहिम पूरी तरह गैर राजनीतिक है। इससे आगे भी कोई राजनीतिक प्राप्त करने की योजना नहीं है, और किसी से राजनीतिक द्वेष भाव से भी ये कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका मुख्य हेतु गाय माता को सेवा, सुरक्षा, सम्मान दिलाना है। अतः इसमें कोई राजनीतिक दल सीधा-सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, वर्तमान शासन जो कि सनातन और गाय की बात प्रारंभ से करता रहा है, इसलिए वर्तमान शासन का समर्थन तो है। कहीं भी हमको शासन की तरफ से पिछले 6 महीने में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि सरकार ने हमारे इस मूवमेंट को कुछ रोकने का प्रयत्न किया हो या दबाने का प्रयत्न किया हो। हम कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि सरकार भी चाहती है कि भारत में गोहत्या बंद हो, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। जब तक समाज आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक सरकार इस प्रकार के एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए एक तरह से ये पूरी मुहिम सरकार की जो मंशा है कि भारत में गोवध बंद होना चाहिए, गौ का कल्याण होना चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए, गौ को लेकर के अच्छे कानून बनने चाहिए, तो ये मुहिम कहीं न कहीं सरकार की मदद भी करेगी। तो किसी पार्टी का विषय नहीं है ये, पर हाँ, जो सरकार है उनका देश में राज्य है, तो उस समय हम उसी सरकार के अधीनस्थ हैं। चाहे वो किसी भी दल की हो, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। तो पर्टिकुलर किसी पार्टी का इसको न कोई सपोर्ट है, न कोई विरोध है। किसी पार्टी ने न तो इसका विरोध किया है और न किसी पार्टी का इसको समर्थन मिला है। ये दल से ऊपर उठ करके समग्र सनातन समाज और समग्र भारतीयता का मंत्र है कि हम लोग गाय को बचाएं। इसलिए इसको किसी भी राजनीतिक दल से जोड़ना इस अभियान की आत्मा की हत्या करना होगा। इसलिए इसको राजनीतिक विषय से परे रखा गया है पूरी तरह। जी। आखिरी में स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप देशवासियों को या दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश एकदम साफ है कि ये इतना पवित्र अभियान है। मैंने 50 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन में इतना पवित्र, इतना शांत, इतना सुंदर और इतना सुव्यवस्थित कोई मूवमेंट नहीं देखा। मैंने अब तक गौ सेवा के कार्य में पिछले 35 वर्षों से लगा हूँ, लेकिन गाय माता के लिए इस प्रकार की योजना पहली बार मैंने देखी है। तो मेरा मन भी रोक नहीं पाया अपने आप को इस मूवमेंट से जोड़ने से। मेरी अपनी गौशालाएँ हैं, मेरे अपने गौ चिकित्सालय चलते हैं, अपनी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन इस अभियान का जब सुना और इसको पूरा पढ़ा और समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं देशवासियों से भी यही आग्रह करूँगा कि जिसमें किसी का नाम नहीं, किसी का चित्र नहीं, किसी संगठन का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, कोई पद नहीं, पूरी तरह से निष्काम और गाय माता को समर्पित, और गाय माता को समर्पित का मतलब राष्ट्र और धर्म को समर्पित एक अभियान है, जिससे आने वाली पीढ़ियां बचेगी, आने वाली परंपराएं बचेगी। तो इस अभियान में सभी को सम्मिलित होना चाहिए। अब सम्मिलित होने के 3-4 तरीके हैं। एक तो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसका करोड़ों हस्ताक्षर सरकार को प्रस्तुत करने हैं। तो जगह जगह पूरे देश में हर गांव में काउंटर लगे हुए हैं हस्ताक्षर करने के लिए। आप वहां जाएं और अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर और सिग्नेचर करके दें, ताकि वो ऑथेंटिक हो, फर्जी हस्ताक्षर नहीं करने। हम ये कहाँ जाकर हस्ताक्षर? ये हर गांव में काउंटर लगे हैं, मंदिरों पर, कहीं कथाएं हो रही है तो वहाँ पर, पुजारियों के पास, गौशालाओं के अंदर, सभी जगह ये व्यवस्था है। वहाँ पर फॉर्म रखे हुए हैं, सिग्नेचर करके आप अपनी सहमति जताएं। फिर सोशल मीडिया पर आप अपना वीडियो अपलोड करके डालें कि गौ सम्मान अभियान का हम समर्थन करते हैं। एक्स हैंडल के माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर सकते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और विशेष रूप से 27 अप्रैल के दिन सुबह 10 बजे आपकी जो तहसील पड़ती है, जिसको कहीं ब्लॉक कहते हैं, कहीं अनुमंडल कहते हैं, कहीं तालुका कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, लेकिन जिला इकाई के नीचे की जो इकाई होती है शासन की, वहाँ पर जा कर के एसडीएम या तहसीलदार के माध्यम से
या वीडियो के माध्यम से प्रार्थना पत्र ज़रूर दें। 27 अप्रैल को हर भारतीय अपने अपने तहसील कार्यालय पर सुबह 10 बजे पहुँचे और वहाँ जा कर के वहाँ प्रार्थना पत्र लेकर के कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे। आपको तो केवल जाना है वहाँ पर और उस प्रार्थना पत्र को सरकार के सामने दें, जिससे इस कार्य को करने में आसानी हो। हर व्यक्ति इसमें लगे और निष्काम भाव से लगे। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है और उसी माध्यम से युवाओं से आग्रह किया भी जा रहा है। ऑनलाइन पिटीशन भी इसको लेकर के चल रही है। मिस कॉल का सिस्टम भी चल रहा है। अब तक करोड़ों मिस कॉल इस बात को लेकर के हो चुके हैं, लोगों ने अपना समर्थन जुटाया है। और गाय माता की आवश्यकता बुजुर्गों से अधिक युवाओं को है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का विषय भी है और ये मनोविज्ञान का विषय भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित हो चुका है कि काऊ कडलिंग से बुद्धि में प्रखरता आती है। गाय के साथ व्यक्ति आधा घंटा अगर बिताए तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। यहाँ तक कि डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हुए हैं। तो गाय तो युवाओं की पहली पसंद होनी चाहिए इस समय। जिस तरह से भागादौड़ भरी जिंदगी है, शांति नहीं है, उसमें शांति दाता एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला तत्व गाय है। तो युवाओं के लिए गाय की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए युवाओं को तो इसमें आगे आना ही होगा और गाय माता को बचाना ही होगा। देश भर में संतों ने यह मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत गौ को उसका सम्मान, उसका अधिकार और उसकी रक्षा मिले। उम्मीद करती हूँ संतों के इस मुहिम को देश भर में सुना जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका इस अभियान को चलाने के लिए। काफ़ी नेक इरादे से आप आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आपको सफलता मिले।